फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय जयपुर से आप लोगों का चैनल पर वेलकम करती हूँ। आज की एमसीक्यूज की सीरीज में मैं आपको एक नया टॉपिक ले रही हूँ, दैट इज द मटेरियल सेफ्टी। मटेरियल सेफ्टी में हमें किस तरह से क्वेश्चंस कवर करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास में, और आगे आने वाली एक दो क्लासेस में हम वही कवर करेंगे। तो शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि MSDS का क्या मतलब है, यानी एक्रोनिम जो होता है MSDS वो किस उस पे स्टैंड करता है। तो देखो ऑप्शन आपके पास में आते हैं मास सेफ्टी डेटा शीट, मटेरियल सिक्योरिटी डेटा शीट, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट और मास्टर सिक्योरिटी डेटा शीट। अब आपको खुद को समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कहना चाहता है, तो याद रखो इसका मतलब आंसर क्या होगा, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट MSDS, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, भारत में MSDS को किस कानून के तहत अनिवार्य किया गया है। जो इंडस्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जहां पर मटेरियल रखा जाता है उसके सेफ्टी डेटा शीट तैयार करने के लिए कानून बनाया गया है। यही आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया में मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट को किस कानून के तहत अनिवार्य किया गया, यानी मैंडेटरी है ये। तो ध्यान रखो ऑप्शन क्या है आपके पास में, इसके ऑप्शन आ रहे हैं द केमिकल एक्सीडेंट्स इमरजेंसी प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्सेज रूल्स 1996, एक है मैन्युफैक्चरर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डियस केमिकल्स रूल्स 1989। ईयर वाइज भी याद रखना हमेशा, कई बार ईयर चेंज कर देते हैं तब भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। एक और है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। एक ऑप्शन आपके पास में है द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 और एक है नन ऑफ द अबव। कई बार बच्चे बहुत स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, और जिन क्वेश्चंस के ऑप्शंस में नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव होता है उन्हें लगता है कि यही सही आंसर है। हालांकि मैं मानती हूँ 80% चांसेस में यही होता है कि जिसमें आपको ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव मिलता है वो वही आंसर होता है उसका, यानी बाकी ऑप्शंस उसके सेम सही होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाता है। और नन ऑफ द अबव में कई बार ऐसा होता है कि आपको सारे ऑप्शंस गलत दिए हुए होते हैं, इसलिए नन ऑफ द अबव कह दिया जाता है। लेकिन हमेशा ये रूल नहीं चलता, इसलिए आपको सही पता होना जरूरी है। अब इस केस में कि भारत में कौन से कानून के तहत MSDS को अनिवार्य किया गया है, तो इसका आंसर है आपके पास में द मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डियस केमिकल्स रूल्स 1989। ठीक है, याद रहेगा। हिंदी में भी मैं आपको MCQs दे रही हूँ और इंग्लिश में भी MCQ दे रही हूँ। कई स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मैम आप जो समझा रहे हो पढ़ा रहे हो वो तो समझ में आ रहा है लेकिन मटेरियल हिंदी में नहीं मिल रहा है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग फॉर माई बेस्ट कि मैं आपको हिंदी में भी मटेरियल दे रही हूँ। हालांकि मेरे लिए हैक्टिक बहुत ज्यादा हो जाता है, पर जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई एम डूइंग दिस, राइट। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, और मेरी तरफ से विशेष है कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके पास में, MSDS के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब स्टेटमेंट क्या है जरा ध्यान से सुनना। एक ये कि MSDS क्या है, यह खतरनाक रसायनों के बारे में सभी जानकारी के लिए एकल संदर्भ प्रदान करता है। एक ऑप्शन आपके पास में आता है कि इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन of the United Nations Committee of Experts on Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals। ठीक है, एक और आता है नंबर 3 ऑप्शन आ जाता है आपके पास में, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट फॉर्म्स द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव केमिकल हजार्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। और एक ऑप्शन आता है यह रसायन के निर्माताओं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है। अब यहाँ पे कई बच्चों को लग सकता है कि ये सही हो सकता है ऑप्शन, हालांकि अभी मैंने सही ऑप्शन इसमें से अभी एक भी बताया ही नहीं है। 5 ऑप्शन है, मैंने अभी 4 बताए हैं। हालांकि चौथा ऑप्शन आपको यूं कहूंगी कि मिसगाइड करने में बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने जो कहा है ना कि ये दस्तावेज है, बिल्कुल सही बात है, ये है तो दस्तावेज,
लेकिन रसायन के निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा तैयार नहीं होता है ये। यानी जो लोग केमिकल्स के मैन्युफैक्चरर हैं या जो लोग सप्लायर हैं उनकी तरफ से नहीं तैयार होता है, एक्चुअली ये तैयार होता है जो जिस जगह स्टोर कीपर है उसकी तरफ से तैयार होता है ना, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। तो ये याद रखना है। अब ऑप्शन एक का जो सही है वो क्या है, इसमें भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में जानकारी नहीं है। सामग्री के संभावित खतरे और इसके साथ सुरक्षित रूप से कैसे काम करे इसकी जानकारी है। अब यहाँ ध्यान रखना। अब आपको यहाँ पे फिर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसका आंसर ये कह रहा है, इट डजंट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल, एक्चुअली पोटेंशियल हजार्ड ऑफ द मटीरियल एंड हाउ टू वर्क सेफली विद दीज मटीरियल। इस बात की जानकारी होती है MSDS में। तो सही कथन कौन सा हुआ, वो ये हुआ कि इसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में नहीं बताता है, एक्चुअली इसकी सेफ्टी या सेफ हैंडलिंग के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने MSDS के बारे में भी मेरे वीडियो बना रखे हैं, अगर आपको MSDS के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी है। याद रखना, आपके स्टोर कीपिंग के सिलेबस में MSDS तो नहीं है डायरेक्टली, लेकिन मटेरियल सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी में ये काउंट होते हैं, इसलिए इसको छोड़ के जाना मेरी तरफ से गलत काम होगा, मतलब अधूरा काम होगा। ठीक है, तो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट को भी ध्यान रखना है। अब एक और क्वेश्चन आता है आपके पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट GHS। GHS के बारे में आप कौन सी बात सही नहीं है, तो GS के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, ये कहता है GS, पहला ऑप्शन है GHS का मतलब होता है ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ केमिकल्स, है ना, ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ केमिकल्स, ये है GHS का मतलब। एक तो ये, दूसरा GHS समिति की सिफारिशें पर्पल बुक में आती हैं। तीसरा, GHS पर नवीनतम सिफारिशों के अनुसार सुरक्षा डाटा शीट में होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन देता है आपको कि GHS समिति की सिफारिशें सभी देशों के लिए बाध्यकारी हैं। ये कहता है सभी देशों के लिए बाध्यकारी है, क्या ये बात सही है? तो अब लास्ट ऑप्शन और भी है, UN GHS सुरक्षा डेटा शीट की सामग्री और प्रारूप प्रदान करता है। तो इनमें से कौन सी बात एकदम सही नहीं है, वो क्या पॉइंट है? बाकी सारी बातें सही थी कि GHS किस बात पे स्टैंड करता है, इसका पर्पल बुक में इनकॉर्पोरेट होता है, ये नवीनतम सिफारिशों के हिसाब से बना हुआ है, और GHS जो है सुरक्षा डेटा शीट की सामग्री और उसको प्रारूप प्रदान करता है। सिर्फ एक कि ये सभी देशों के लिए बाध्यकारी है दुनिया में, ये चीज इसकी सही नहीं है। यानी इसका सही ऑप्शन है, द रिकमेंडेशन ऑफ GHS कमिटी आर बाइंडिंग ऑन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये बात सही नहीं, ये सब पे बाध्य नहीं है, अपनी अपनी सरकारों के इंडस्ट्रियल जो लॉ है उसके हिसाब से ये बाध्य होता है। ठीक बात है। अब एक और क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, कितने वर्षों या अवधि के बाद सामान्य रूप से MSDS शीट की आवश्यकता होती है? यानी जब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पे MSDS को रेडी करा जाता है, तो कितने सालों या कितने पीरियड के बाद में इसे रेडी किया जाता है? अब क्वेश्चन में ऑप्शन आते हैं आपके पास में कि हर साल, दूसरा ऑप्शन है हर 3 साल में, चौथा है तीसरा ऑप्शन है हर 5 साल में, चौथा है नो पीरियोडिसिटी प्रिस्क्राइब, यानी कोई अवधि इसके लिए नियत नहीं की गई है, और पांचवा ऑप्शन है एवरी 6 मंथ्स, यानी हर 6 महीने से इसे तैयार किया जाता है। अब अगर आपने MSDS का वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, हर 3 साल से MSDS की शीट तैयार होती है, याद रखना। ठीक बात है ना। अब आगे की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास में, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी MSDS में नहीं पाई जा सकती है? क्या क्या नहीं मिलता है वो बताओ। फर्स्ट एड मेजर्स, यानी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करना होगा, ये दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। नंबर नेक्स्ट है आकस्मिक रिहाई के उपाय, यानी एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स, यानी एक्सीडेंट हो जाए उससे कैसे बचना है उसके मेजर्स क्या क्या है। एक है कंपोजिशन या इंफॉर्मेशन ऑफ द मटीरियल,
वो होता है या नहीं होता है। एक है हैंडलिंग और भंडारण की जानकारी, यानी स्टोरेज की इंफॉर्मेशन वगैरह, हैंडलिंग की इंफॉर्मेशन। और एक है मेडिसिन टू बी टेकन बाय द इफेक्टेड पर्सन इफ एक्सपोज टू द केमिकल्स, यानी अगर रसायन के संपर्क में अगर आप आ जाते हैं तो कौन सी दवाई आपको लेनी है ये। अब क्वेश्चन क्या था, ध्यान रखो, क्वेश्चन ये था कौन सी जानकारी एमएसडीएस में नहीं काउंट होती है। तो एक्चुअली यही जानकारी नहीं होती है कि अगर आप इस केमिकल के कांटेक्ट में आ जाते हैं और कोई हजार्डियस इफेक्ट आ जाता है तो विच मेडिसिन विल सपोर्ट टू यू फॉर सेफ लाइफ, वो चीज नहीं इसमें मेंशन होती है। एक्चुअली फर्स्ट एड के बारे में, उसकी जो एक्सीडेंटल रिलीज है उसके बारे में, या उसकी इंफॉर्मेशन जो हैंडलिंग की है, स्टोरेज की है उसके बारे में, या उसकी कंपोजिशन ऑफ मटेरियल है उसके बारे में, सब चीजें होती है। लेकिन कौन सी दवाई आपको लेनी चाहिए अगर इसका कुछ केमिकल इफेक्ट आपके ऊपर आता है, इसके बारे में जानकारी नहीं होती है एमएसडीएस में। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, कौन सी जानकारी एक के खंड में नहीं दी जाती है, नहीं प्रदान की गई है। क्वेश्चन हमारे पास में है, which of the following information is not provided in the section of an MSDS dealing with chemical identification, है ना। केमिकल के आइडेंटिफिकेशन में कौन सी चीज जानकारी नहीं दी जाती है, एक खंड में क्या नहीं दिया जाता है। एक, केमिकल का नाम, नंबर 2 मैन्युफैक्चरर का नाम, नंबर 3 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, नंबर 4 CAS नंबर ऑफ द केमिकल, राइट। और 5वां है टॉक्सिसिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ केमिकल। अब यहाँ ये कह रहा है कि जो रसायन की जो सामग्री है उसकी विषाक्तता क्या होगी, टॉक्सिसिटी क्या होगी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। यानी टॉक्सिसिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द केमिकल इज नॉट मेंशन ऑन द के खंड ऑफ द मटेरियल, राइट। ये चीज ध्यान रखना। अब आगे आता है, क्वेश्चन है हमारे पास में CHEMTREC, लिख लेना CHEMTREC, केमट्रैक का मतलब क्या होता है। अब केमट्रैक का मतलब क्या होता है, जरा इसमें आप हमेशा ध्यान रखना, आप चाहे हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हो, जब भी ये एब्रिविएशन या एक्रोनिम के क्वेश्चंस आते हैं आपको हमेशा इंग्लिश मीडियम को देख लेना चाहिए। कई बार चीजें इंग्लिश की फुल फॉर्म से समझ में जल्दी आती है और हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है या कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ ये चीज, जैसे एक शब्द बताती हूँ आपको, सुरक्षा, हम सेफ्टी भी बोलते हैं और हम सिक्योरिटी भी बोलते हैं। और अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा डिफरेंस बिटवीन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो आपको समझ में आएगा कि सेफ्टी का मतलब कहाँ आएगा और सिक्योरिटी, और दोनों ही एस से शुरू होते हैं और हिंदी में दोनों को ही सुरक्षा दे रहे हैं। तो अब एक क्वेश्चन आएगा आपके अभी कि किसी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो अभी पहले भी आया था एमएसडीएस का फुल फॉर्म जो था, तो एमएसडीएस में एस स्टैंड सिक्योरिटी के लिए या सेफ्टी के लिए। अब हिंदी में तो आपको दोनों ही ऑप्शन एक जैसे दिख रहे होंगे, सुरक्षा सुरक्षा दोनों में आ रही है और बिल्कुल सेम ऑप्शन थे। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ये समझ सकते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यानी दो ऑप्शन एक साथ सेम आ रहे हैं तो किसको आंसर सही करें। उसी समय मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन को देख लेना चाहिए। कई चीजों में डिफरेंस हिंदी और इंग्लिश का कंफ्यूज कर सकता है और प्रिंटिंग मिस्टेक भी होती है, तब भी यही माना जाता है कि इंग्लिश वर्जन जो होता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो होता है वो सही माना जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो अब आपके पास में क्वेश्चन है, केमट्रैक का क्या मतलब होता है। अब मैं इंग्लिश में ही बता रही हूँ आपको, ऑप्शन आपके पास में आ रहे हैं, केमिकल ट्रांसपोर्टेशन इमरजेंसी सेंटर, केमिकल ट्रांसपोर्टेशन इमरजेंसी सेंटर। अब यहाँ पे देखना, CHAM स्टैंड फॉर केमिकल, T इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, TR इज स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड E इज फॉर इमरजेंसी एंड C फॉर सेंटर। एक और है केमिकल ट्रेनिंग सेंटर, एक है केमिकल ट्रीटमेंट सेंटर, एक केमिकल टॉक्सिसिटी रिकवरी सेंटर और एक केमिकल टॉक्सिसिटी रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पे आपका आंसर है केमिकल ट्रांसपोर्टेशन इमरजेंसी सेंटर। ये याद रखना, इसका आंसर यही आएगा, यानी रासायनिक परिवहन आपातकालीन केंद्र इसका सही आंसर आएगा। ठीक बात है, आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी जानकारी के अनुभाग में निहित है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द टर्म ओरल LD50 एक्यूट। ये किसमें से नहीं है, अब जरा ध्यान रखना। नंबर 1, नंबर 1 ये कहता है एक्यूट MG शब्द LD50 का अर्थ घातक खुराक यानी लीथल डोज। 50 यह रासायनिक की खुराक निर्दिष्ट करता है जो कि परीक्षण जानवर के शरीर के वजन प्रति किलोग्राम मिलीग्राम में व्यक्त पदार्थ होता है। एक परीक्षण पशु चूहा है, यानी टेस्ट एनिमल इज रेड एंड केमिकल हैज बीन given through oral route in short time frame. 50% of the test animals are likely to be then when exposed to the dose and given through route specified. एक ऑप्शन है, it indicates potential toxic effects of the chemicals on health. और एक ऑप्शन आपके पास में आता है कि the same dose of the chemical if given to the another test animal will have the same result. यानी इसी दवा की या इसी केमिकल की सेम डोज अगर किसी दूसरे जानवर को दी जाती है तो उसका परिणाम सेम ही आएगा। रसायन की समान खुराक यदि किसी अन्य परीक्षण पशु को दी जाती है तो परिणाम एक ही जैसा आएगा। ये है इसका, है ना। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, यही कि अगर समान मात्रा में वो रसायन दूसरे पशु को दिया जाता है तो उसका भी रिजल्ट वही आएगा जो टेस्टिंग एनिमल का था। अब एक क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, which of the following statement is contained in section of the MSDS dealing with hazardous identification। मतलब कौन सी चीज जो है उसके अनुभाग में निहित है जो खतरों की पहचान से निपटाता है। MSDS के कौन से सेक्शन में ये बात कही गई है, क्या बात ऐसी है जो इसके खतरों की बात को कवर करती है। नंबर ऑप्शन आपके पास में आता है टॉक्सिकोलॉजी ऑफ द केमिकल। बी ऑप्शन आता है एक्यूट यानी शॉर्ट टर्म हेल्थ इफेक्ट। नंबर 3 आता है द क्रॉनिक यानी लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट। एक और ऑप्शन है द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द एक्सपोजर। और लास्ट ऑप्शन है A, B and C एबव। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन। अब इसका आंसर है बिल्कुल तीनों ऑप्शन। साइन और सिम्टम्स को छोड़ दो, उसके अलावा टॉक्सिकोलॉजी केमिकल की वो आएगी, उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट क्या होगा वो भी इसमें कवर होता है। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन सेक्शन में MSDS के यही चीजें कवर होती है। ठीक बात है, आगे क्वेश्चन ले लें। अब क्वेश्चन आपके पास में आता है, which of the following information about the chemical substances is not provided in the section of MSDS dealing with the stability and reactivity। अभी हजार्ड की बात की थी, अब स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी की बात करते हैं। कौन सी चीज जो है इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, कौन सी चीज शामिल नहीं। अब आपके क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन है फ्लैश ऑप्शन, फ्लैश पॉइंट कहते हैं जिसको, फ्लेमेबल लिमिट्स यानी उसकी ज्वलनशील सीमाएं क्या होंगी, या आग के खतरे और विस्फोट के खतरे क्या होंगे, अग्निशमन मीडिया या निर्देश क्या होगा, रसायन की पैकेजिंग क्या होगी। अब जरा सा ध्यान दो कि क्वेश्चन क्या कहा गया था। इसने कहा है कि रासायनिक पदार्थ के बारे में ये कौन सी जानकारी इसके जो प्रतिक्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी है उससे या स्टेबिलिटी से कौन सी रिलेटेड नहीं है। तो एक्चुअली पैकिंग ऑफ द केमिकल नहीं है। बाकी फायर फाइटिंग, फायर हजार्ड, फ्लेमेबल लिमिट्स एंड फ्लैश पॉइंट, ये सारी चीजें उसमें शामिल होती है। ठीक बात है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द फ्लेमेबल लिमिट ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस। किसी भी रसायन के बारे में उसकी ज्वलनशील सीमा के बारे से संबंधित कोई बात जो है वो कौन सी चीज सही नहीं है। ऑप्शन आपके पास में है, इट इंडिकेट द कॉन्सेंट्रेशन और रेंज ऑफ वेपर्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस इन विच अ फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कैन प्रोड्यूस अ फायर और एक्सप्लोजन व्हेन एन इग्निशन सोर्स सच एज स्पार्क और ओपन फ्लेम इज प्रेजेंट। यानी क्या कह रहा है ये
कहता है कि पहला ऑप्शन है वह रासायनिक पदार्थ के वाष्प की एकाग्रता सीमा को इंगित करता है कि जो एक ज्वलनशील पदार्थ आग या विस्फोट पैदा कर सकता है जब एक प्रज्वलन स्रोत यानी चिंगारी या खुली लौ कोई हो और वो मौजूद हो, तो वो किस तरह से उसके साथ रिएक्ट करेगा, ये चीज को वो बताता है। अब एक ऑप्शन आपके पास में आ रहा है, बिलो द लोअर फ्लेमेबल लिमिट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर इन एयर इज टू लो टू बर्न। अगर लो फ्लेमेबल लिमिट हो तो उसके नीचे अगर कोई होगी तो उसकी जलने की जो आशंका है या उसकी एकाग्रता है वो बहुत ही कम होगी। ठीक बात है। एक ऑप्शन आता है, अबव द अपर फ्लेमेबल पॉइंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर इन एयर इज टू रिच इन फ्यूल बट डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन टू बर्न। इतनी हो कि ऑक्सीजन उसको सहायक हो जलाने के लिए, तो उच्च जो ज्वलनशील सीमा के ऊपर अगर हुई तो हवा में वाष्प की एकाग्रता भी ईंधन से भरपूर होगी। ठीक है। और एक ऑप्शन आता है ए, बी और सी, यानी डी को छोड़ दो, डी ऑप्शन दे रहा है, ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही है। और जो पांचवा ऑप्शन आता है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो वाष्प की एकाग्रता से संबंधित अगर आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है तो साफ बात है, फ्लेमेबल लिमिट में उसकी लो पॉइंट या हाई पॉइंट के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। और आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिफ्लेक्ट द करेक्ट पोजीशन विद रिगार्ड्स टू द फ्लैश पॉइंट, फ्लेम पॉइंट एंड ऑटो इग्निशन पॉइंट। क्या ऐसी बात है जो बिल्कुल सही बात बोलते हैं, कौन किससे बड़ा कौन किससे छोटा। तो फ्लैश पॉइंट इज ग्रेटर देन फ्लेम पॉइंट एंड फ्लेम पॉइंट इज ग्रेटर देन ऑटो इग्निशन पॉइंट। तो इसका मैं सीधा सीधा आंसर आपको बता देती हूँ। यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है कि इनका बताना है कौन सा सबसे बड़ा था कौन सा फिर सबसे छोटा होता है, तो ये याद रखना, फ्लैश पॉइंट हमेशा सबसे छोटा होगा और ऑटो इग्निशन पॉइंट हमेशा हाई होगा। तो इसका आंसर होगा कि फ्लैश पॉइंट से ज्वाला पॉइंट यानी फ्लेम पॉइंट बड़ा, फ्लेम पॉइंट से ऑटो इग्निशन पॉइंट बड़ा होता है। इसके ऑप्शन अगर मैं सारे बोलूंगी तो आप लोग को बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन हो जाना है, क्योंकि तो इंटरचेंज होते रहेंगे वो, तो इससे आपको परेशानी होगी। सीधा सीधा सा आंसर समझ लो इसका कि हमेशा फ्लैश पॉइंट सबसे छोटा होगा और ऑटो इग्निशन पॉइंट सबसे बड़ा होगा और फ्लेम पॉइंट बीच में होगा। ठीक है। तो जिस ऑप्शन में आपको स्मॉलर देन और या ग्रेटर देन मिले उस हिसाब से आपको याद रखना है कि फ्लैश पॉइंट को सबसे छोटा और ऑटो इग्निशन पॉइंट को सबसे बड़ा रखना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करें। आज ऑलमोस्ट हमने 13 पॉइंट्स कवर कर लिए। होपफुली आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि एमसीक्यूज जब भी पेपर बैठता है ना तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि किस तरह का क्वेश्चन बैठेगा, तो वी हैव टू कवर ऑल द थिंग्स। मतलब कंसेप्ट तो करना ही है टॉपिक का, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी कवर करने। और मुझे आपकी चिंता बिल्कुल जायज लगी थी कि आपके पास एमसीक्यू के लिए क्या मटेरियल कंटेंट का ही नहीं है तो एमसीक्यू का कहाँ होगा। तो इसलिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बैठने वाले हैं उनको मैं लगभग कवर कर पाऊँ। हालांकि मैं वादा नहीं कर रही हूँ कि जो मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ वो एग्जाम के जो क्वेश्चन सेट होगा उसके हिसाब से मैच करेंगे या नहीं, पर आई एम जस्ट ट्राइंग एंड दिस इज ओनली माई हेल्प फॉर यू फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली।